नमस्कार साथियों। जो भारत में पिछले लगभग एक माह से छात्रों के समर्थन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को हम लोग क्या केवल एक छात्र आंदोलन कहेंगे या फिर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की एक बहुत बड़ी रणनीति। आइए साथियों, आज की इस कक्षा में हम लोग विश्लेषण करेंगे इस संपूर्ण घटनाक्रम का प्रारंभ से। बात करेंगे हम लोग कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ, आखिर इस प्रोटेस्ट को किन लोगों ने लीड किया, इन लोगों का भारत में आगमन कैसे हुआ और वर्तमान में इस प्रोटेस्ट को किस रूप की आवश्यकता है। इन सारी चीजों को हम लोग 1 to 1 एक बार जरूर देखेंगे। इस वीडियो को वे सभी साथी भी देखें जो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस वीडियो को चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हो या फिर आप अपोजिशन पार्टीज का समर्थन करते हो, उस सभी लोगों के लिए ये वीडियो बराबर रूप से देखने के लिए बहुत उत्तम साधन रहेगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं साथियों। होता क्या है, एक्चुअली हमारे भारत के जो सीजेआई हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के सूर्यकांत जी, इनके द्वारा एक टिप्पणी की जाती है। एक फैसले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी शुरू की जाती है, टिप्पणी की जाती है। और जो टिप्पणी थी सूर्यकांत जी की, वो टिप्पणी थी कि रोजगार और अपने पेशे में जगह न मिलने पर कुछ युवा मतलब यूथ को इन्होंने संबोधित किया था, कॉकरोच और परजीवी की तरह हो जाते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट की बनकर व्यवस्था पर हमला करने लगते हैं। साथियों, ये जो इनका स्टेटमेंट था सीजेआई का, वो स्टेटमेंट में एक शब्द था, इस स्टेटमेंट में एक शब्द था कॉकरोच। जी हाँ साथियों, कॉकरोच। सीजेआई जो इतने बड़े पद पर बैठे, उनके द्वारा युवाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग करना आज पूरे भारत के लिए भारी पड़ गया है। साथियों, यहीं से शुरुआत होती है कॉकरोच की। कॉकरोच की जो शुरुआत हुई साथियों, इस कॉकरोच की शुरुआत के साथ ही विदेश में बैठे 2-3 युवाओं के द्वारा एक पार्टी मतलब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, सोशल मीडिया पर एक पार्टी का उन्होंने निर्माण किया और देखते ही देखते मिलियंस के उनके फॉलोअर्स बनते चले गए। और साथियों, लगभग 22 मिलियन, जो कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से कई गुना ज्यादा उन लोगों के फॉलोअर्स हो गए। साथियों, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, इस कॉकरोच जनता पार्टी की मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना जो इन्होंने की, जो इन्होंने पेज बनाया, 16 मई 2026 को इन्होंने पेज बनाया और इसके जो संस्थापक सदस्य माने गए वो माने गए अभिजीत दिपके। वैसे तो ये 2-3 साथी हैं जो कि अभिजीत दिपके भी विदेश में रहकर और अपनी पढ़ाई और जॉब कर रहे थे, परंतु इन्होंने भारत में आए और आकर क्या करते हैं देखना। अभिजीत दिपके ने कुल मिलाकर ये सीजेपी पार्टी जो थी उसका गठन किया और इन्होंने उस समय एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, देखिए कभी कभी आपदा अवसर बन जाती है और किस प्रकार से इनको अवसर मिला। इन्होंने उस समय क्या हो रहा था, हमारे भारत में प्री मेडिकल टेस्ट होता है एक, पहले ये AIPMT के नाम से होता था पर आजकल नीट के नाम से ये टेस्ट हो रहा है। नीट का जो पेपर था वो लगने के बाद पता लगता है कि ये पेपर आउट हो गया, लीक हो गया और साथियों सरकार द्वारा इस पेपर को निरस्त कर दिया जाता है। इस निरस्त किए गए पेपर के कारण बहुत सारे जो युवा है वो अवसाद में आ जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। लगभग 10 से अधिक जो युवा थे उन्होंने आत्महत्याएं कर ली पूरे भारत देश में। ये मुद्दा धीरे धीरे गर्माता चला गया और अभिजीत दिपके ने इसको अवसर के रूप में लिया और उन्होंने परीक्षा पेपर लीक जो मुद्दा है, इस मुद्दे को अपना मेन टैग मुद्दा बना लिया। साथियों, देखते ही देखते उनकी एंट्री जो है वो भारत में होती है। एयरपोर्ट पर मतलब जो भी सत्ताधारी पार्टी थी उनको एक तरीके से वार्निंग देते हैं कि मैं भारत में युवाओं को एकत्रित करूंगा और पेपर लीक के विरुद्ध उन लोगों को मैं जागरूक करूंगा। अच्छा मुद्दा था। पहले यहां पर मैं धीरे धीरे एक चीज भी क्लियर कर देता हूं। देखो, ये ऐसा मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा जो लगभग मुझे लगता है भारत में पहली बार इतना बड़े प्रबल लेवल पर चला है। वैसे कितना गलत है कि एक युवा जो है वो बेचारा लगभग साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक तैयारी करता है, तैयारी करके एग्जाम देता है,
इस तैयारी और एग्जाम देने के बीच में वो कैसे संघर्ष करता है। काफी युवा तो ऐसे हैं साथियों जो अपनी जमीन तक गिरवी रख के और वो शहरों में तैयारियां कर रहे हैं, और जब उसको पता लगता है एग्जाम देने के बाद ये पेपर तो लीक हो गया है, ये पेपर तो आउट हो गया है, ये पेपर तो कैंसिल हो गया है, तो वो कितने अवसाद में होते होंगे। ये बड़ा सोचने का विषय है। पर खुशी की बात यह कि भारत में पहली बार युवा जागे हैं। किसने जगाया, कैसे जगाया, ये आगे बात करते हैं, पर कम से कम युवा जागा है और पेपर लीक के बारे में खुलकर मुखर हो रहा है। साथियों आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर जो अभिजीत दीपके थे, इनकी सीजेपी जो पार्टी थी, उन्होंने इस मुद्दे को देशव्यापी राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया और आगे एंट्री होती है आपके जंतर मंतर की। साथियों इन्होंने जो है अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो प्रदर्शन किया इन्होंने जंतर मंतर पर। सबसे पहले आपका जो 6 जून था इसको इन्होंने वार्निंग दी और जंतर मंतर पर एक छोटा सा प्रोटेस्ट इन्होंने किया। बहुत कम लोग वहां पर प्रोटेस्ट में पहुंचे, तो लगा कि युवाओं का ये मुद्दा दब जाएगा, युवाओं का ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, यहां से शुरू और यहीं पर खत्म। परंतु अभिजीत दीपके यहां नहीं रुके और अभिजीत दीपके ने क्या करते हैं 20 जून से वो क्या करता है, दोबारा आपके जो है जंतर मंतर पर जाते हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वहां पर बकायदा टेंट वगैरह लगाते हैं। धीरे धीरे युवा वहां पर आना शुरू होते हैं, परंतु यहां पर युवा इतने नहीं आ रहे थे। किसी दिन 10, किसी दिन 20, किसी दिन 100-200 युवा देखे जा रहे थे। तो कुल मिलाकर भारत में ऐसा लग रहा था कि यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए छोटा सा एक बात चली थी कॉकरोचेज की, और ये धीरे धीरे जो कॉकरोचेज जो थे वो धीरे धीरे इन्होंने अभिजीत दीपके ने युवाओं को कॉकरोचेज के रूप में इन्होंने संगठित कर लिया और सरकार के विरुद्ध ये मुखर होने लगे और इस मुद्दे को ये बड़ी प्रखरता के साथ उठाने लगे। साथियों 20 जून को ये जो मुद्दा शुरू हुआ था जंतर मंतर पर, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अनवरत प्रयास से वो आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आवश्यकता थी कोई एक बड़ा चेहरा जुड़े, क्योंकि दीपक जो अभिजीत दीपके हैं या फिर उनके जितने भी साथीज हैं वो सारे के सारे अननोन फेस थे, ज्यादा उनको जानते नहीं थे। और फिर इनकी जो पहचान थी वो पहचान आम आदमी पार्टी के कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं सोशल मीडिया को चलाने वाले या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की थी। तो कुछ ज्यादा अच्छी छवि नहीं थी, इसलिए युवाओं ने इनका साथ नहीं दिया ज्यादा लेवल पर मुद्दा इनके पास में बहुत अच्छा था, पेपर लीक का मुद्दा। साथियों धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन इस पूरे के पूरे जो प्रोटेस्ट है उसमें एंट्री होती है एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक एक्टिविस्ट जिनका नाम था सोनम वांगचुक जी। एक ऐसा छवि, एक ऐसी शख्सियत जिनको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला हुआ है 2018 में। बड़ा जाना माना चेहरा है। लद्दाख से ये आते हैं। लद्दाख को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए भी इन्होंने 2 बार हड़ताल की, भूख हड़ताल की। तो एकाएक क्या होता है 28 तारीख को यहां पर एंट्री हो जाती है किसकी, आपके सोनम वांगचुक जी की। सोनम वांगचुक जी ने 28 तारीख को जो ही धरने में शामिल होते हैं और धरने में शामिल होकर ये कहते हैं कि मैं आज से आमरण अनशन प्रारंभ करता हूं। आमरण अनशन मतलब कि जब तक या तो मेरी मृत्यु नहीं हो जाए जब तक ये अनशन रहेगा, या फिर मेरी मांगों को जब तक स्वीकार नहीं कर लिया जाए जब तक मैं अन्न और जल का मतलब अन्न का मैं दाना नहीं अंदर लूंगा। इस तरीके से ये जो है आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया जाता है। साथियों आमरण अनशन प्रारंभ होता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे तब भी, परंतु धीरे 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 जो युवा है वो जुड़ना शुरू होते हैं। और ये जो आंकड़ा था वो 10, 20, 50 से 500 और 1000 तक पहुंच जाता है। सोनम वांगचुक जी को धीरे धीरे, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे थे, 10 दिन हुए, 20, लगभग 15 दिन 20 दिन जो ही हुए, और लोग धीरे धीरे उनकी स्वास्थ्य की चिंता करने लगे। क्योंकि इतने दिन मतलब भूख हड़ताल हमारे देश में बड़ी सही नहीं मानी जाती है। अपन मानव अधिकार की बात करें या एक व्यक्ति के जीवन की बात करें तो हड़ताल जो है भूख हड़ताल 2 दिन 5 दिन 7 दिन की सांकेतिक हड़ताल ठीक है, परंतु इतनी बड़ी भूख हड़ताल जिसको लगभग 20 दिन हो गए, तो फिर उस भूख हड़ताल पर कोई ना कोई व्यक्ति को जरूर कूदना पड़ता है। और इस बार कूदी कौन, खुद सरकार। इस समय क्या होता है, दिल्ली के हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है या बात बताई जाती है और दिल्ली पुलिस को आगे किया जाता है कि आप उनकी भूख हड़ताल तोड़वाइए और उनको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। और साथियों देखने को मिलता है कि 21वें दिन दिल्ली पुलिस जो है वो उन्हें जो जंतर मंतर का घटना स्थल था वहां से उठाकर और पास ही के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। परंतु घटना तो छोटी सी थी,
दिल्ली पुलिस के द्वारा बाद में हवाला दिया गया कि सोनम वांगचुक जी के जो जीवन को बचाना है उसके लिए हमने ये निर्णय लिया। और ये निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा, दिल्ली के हाईकोर्ट के द्वारा ये हमें आदेश दिया गया था कि आपको ये कार्य करना है। परंतु ये बहुत छोटा मुद्दा समझा था दिल्ली पुलिस ने, पर देखते ही देखते साथियों ये मुद्दा आग की जैसे फैल गया। और साथियों जो सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाया जाता है तो उठाते जो सीजेपी पार्टी इसका प्रोटेस्ट का पूरा लीड कर रही थी, अभिजीत दीप के जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पर अचानक से बड़ी लेवल पर बाइट्स देना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते साथियों जंतर मंतर पर भीड़ का गुब्बार देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं बात बताऊं आप लोगों को कि ये 20 दिन की जो भूख हड़ताल थी, उसके बाद में 21वें दिन जो उनको उठाया गया था, उस दिन जो तारीख थी वो थी आपकी 18 तारीख, 18 जुलाई को उनको वहां से उठा दिया गया और दिल्ली हॉस्पिटल में क्या कर दिया गया, एडमिट करवा दिया गया। परंतु साथियों जो कि अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर से इस सोनम वांगचुक जी को उठाने से पहले ही अनाउंस कर चुके थे कि 20 तारीख को हम जंतर मंतर से लेकर और संसद भवन तक एक प्रोटेस्ट हम लोग निकालेंगे, एक शांति मार्च हम लोग निकालेंगे। अब 20 तारीख का उन्होंने चयन क्यों किया, इस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि 20 तारीख वो तारीख थी जिस दिन से संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा था। जी हां, मानसून सत्र प्रारंभ होने का मतलब हो गया कि पूरे भारत देश की निगाहें उस समय संसद के निर्णयों पर रहती है, संसद पर रहती है। तो मतलब पूरे देश, पूरी दुनिया का जो ध्यान आकर्षित करने का एक बड़ा तरीका था सीजेपी पार्टी का। और सीजेपी पार्टी ने आह्वान किया भारत के युवाओं से कि आप अधिक से अधिक इस जो मार्च है उसमें आप शामिल हो और पेपर लीक के खिलाफ आप हमारी आवाज को मुखर करें और प्रबलित करें और बल दें। साथियों वो दिन भी आ गया। कुल मिलाकर हम लोग प्रवेश करके 20 जुलाई पर, 20 जुलाई को जो साथियों हैं वो हमारे यहां पर जंतर मंतर से जो है वो कूच प्रारंभ हुआ। किधर की ओर? संसद की ओर। संसद की ओर ये कूच प्रारंभ होता है और कूच जो ही प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जो युवा हैं वो संसद की ओर बढ़ने लगे। परंतु लोगों को विश्वास नहीं था कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जागरूक हैं। पर साथियों लोगों के अनुमान जो थे वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो थी उस दिन हजारों की भीड़ जो थी लाखों में तब्दील हो गई और एक बड़ा भीड़ जो थी वो वहां पर जुट गई। साथियों इतनी बड़ी भीड़ का जो अंदाजा था वो ना तो सरकार को था और ना ही सुरक्षा बलों को था। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भीड़ थी ये भीड़ संसद की ओर बढ़ना शुरू होती है। और इस भीड़ का नजारा आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर इस भीड़ का नजारा देखिए कि क्या हुजूम था ये युवाओं का, जिनके अंदर एक बड़ा ही जोश था, बड़ा ही जुनून था कि देश में जो पेपर लीक चल रहा है इस पेपर लीक पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियां बननी चाहिए जिससे कि आपको कुछ एक अलग अल्टरनेट मिले, ये पेपर लीक की बीमारी ही समाप्त हो जाए। साथियों ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये जो शांति मार्च चल रहा था, धीरे धीरे अचानक से जो ही इस भीड़ ने बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू किया और संसद की ओर ये जाने लगे, तो इस भीड़ पर अनियंत्रित हो गई थी ये भीड़, क्योंकि इस पर कोई बड़ा जो लीडर था वो इसको लीड नहीं कर रहा था। इस पर यहां पर एक गौर फरमाइएगा, जब तक आज तक हमने देखा होगा देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उनका एक न एक नेता रहा है, एक न एक नेतृत्व करता रहा है और वो हमेशा आगे आगे चला और भीड़ पीछे पीछे चली है। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो भगत सिंह आजाद हो, सभी जितने भी लीडर्स हमारे हुए हैं उन लीडर्स ने बड़े बड़े आंदोलनों का क्या किया, नेतृत्व किया है। परंतु यहां पर क्या हुआ, अभिजीत दीपके और जितने भी उनके साथी थे वो लोग इस आंदोलन से जब ये मार्च निकाला जा रहा था तब नदारद हो गए। और नदारद हुए तो युवा होते हैं, युवाओं ने क्या किया, जिधर आवश्यकता महसूस हुई, जिधर जाना हुआ उधर वो चलते चले गए। और यहां पर युवाओं के बीच में मैं एक और बात कहूंगा, इस जो नीट को प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो युवा और जो विद्यार्थी इस नीट को प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें हमें बहुत सारे वीडियो जैसे मिले जिनको देखकर यह लगता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की भी एंट्री हो गई थी जिनको एंट्री नहीं करनी थी। मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं शांति मार्च को अशांति मार्च बना दिया। जो इनके द्वारा पुलिस वालों के ऊपर
हाथ उठाना शुरू किया गया, पत्थर उठाने शुरू किए गए, गाली गलौज देना शुरू किया, और जो ही इतनी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू किया, काफी वीडियोस तो ऐसे देखने को मिले हैं कि उन्होंने पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की है। एक महिला पत्रकार के साथ में बहुत सारे अब्यूजिंग इशारे किए गए, बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर पत्थर फेंके गए। तो कुल मिलाकर वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था वहां पर, क्योंकि वो शांति मार्च जो था वो एक सांकेतिक प्रदर्शन था, और इतना गजब प्रदर्शन हुआ था वो कि उसको देखकर मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इस पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ा फैसला हो सकता था उस दिन। पर साथियों, धीरे धीरे ये शांति मार्च, मैंने बताया अशांति मार्च की ओर तब्दील हो जाता है, और आखिर में दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनको वहां पर लाठियां भाजना पड़ता है। और साथियों, धीरे धीरे जो लाठियां थी वो भयंकर रूप ले लेती है। और साथियों, क्योंकि उस समय जो था ये दिल्ली जो था वो एक तरीके से छावनी में तब्दील हो जाता है। दिल्ली जो ही छावनी बनती है, और जो ही वहां पर लाठी चार्ज होता है, और उस लाठी चार्ज में जो है वो केवल लाठी चार्ज ही नहीं, वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। लाठी चार्ज तो हुआ ही हुआ, वहां पर उस लाठी चार्ज में बहुत सारे जो युवा थे वो भी घायल हुए, और बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिसकर्मी इसलिए घायल हुए क्योंकि मैंने बताया कि उस भीड़ में बहुत सारे गलत लोग भी शामिल थे। प्रोटेस्ट करने वाले लोग तो थे ही थे, पर उस भीड़ तंत्र में ऐसे लोग भी थे जो उस कहीं ना कहीं उस आंदोलन को सफल नहीं होने देना चाह रहे थे। उस मार्च को वो जो है वो शांतिपूर्वक मार्च नहीं बनने देना चाह रहे थे। साथियों, होता क्या है, देखते ही देखते जो भीड़ थी वो आगे बढ़ती जा रही थी, लाठीचार्ज उन पर होते जा रहा था, और साथियों इस प्रकार से जो है वो भीड़ जो थी वो धीरे धीरे शाम तक होते इतर बितर होने लगी, इतर बितर होने लगी। परंतु सरकारों के कानों तक ये बात पहुंच गई कि साहब, हमने जो मुद्दा उठाया है वो देश का बहुत व्यापक और बहुत क्रांतिकारी मुद्दा है, क्योंकि देश का जो युवा है, युवा जिस ओर बदलता है, युवा जिस ओर बहता है, उस ओर सरकारें, उस ओर जो आपका शासन है उसको बहना पड़ता है। अब की बार युवा जो है वो पेपर लीक के खिलाफ था। तो साथियों, शाम होते होते सरकार से लोग जवाबदेहिता मांगने लगे, लोग जो थे वो सरकार के विरुद्ध मुखर होने लगे। तो आपकी कॉकरोच जनता पार्टी जो है उन्होंने कुछ मांगे रखी कि हमें सरकार से क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि सरकार हमसे आकर बात करे, हमसे मिले और हमारे मुद्दे जाने। तो वहां पर जो उनका मुद्दा था, उनकी जो मांग थी, बहुत सारी मांगे उन्होंने रखी, और इन मांगों की बात करूं तो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इन्होंने इस्तीफा मांगा कि इस पूरे के पूरे जो मुद्दा है इसके लिए काउंटेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का हमें क्या चाहिए, इस्तीफा चाहिए। सही बात भी है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं का भविष्य इसको लेकर बर्बाद भी हुआ। परंतु आगे बात करेंगे अपन और सारी चीजें की। दूसरी जो इनकी मांग थी वो मांग हुई कि पीड़ित जितने भी परिवार हैं, मतलब जिन परिवारों में बच्चों ने नीट पेपर लीक होने से आत्महत्याएं करी, उन परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए का क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। ये भी सही मांग थी, क्योंकि हमारे राजस्थान के शेखावाटी का एक घर था, एक परिवार था जिसमें एक बच्चा, शायद 3 बहनों में एक भाई था, वो उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने जमीन गिरवी रख के उस बच्चे को नीट की तैयारी करवाई थी, नीट की पढ़ाई करवाई थी। तो ऐसे परिवार को संबल मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, और इन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया। एक मुद्दा इन्होंने उठाया कि सोनम वांगचुक जी को जो आप लोगों ने एक तरीके से अरेस्ट किया है, एक तरीके से इनको आपने किडनैप करके वहां हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ये सीजेपी कह रहा है। तो बोले उनको आप रिहा करो और उनको पुनः वापस कहां पहुंचाओ, आप जंतर मंतर पे पहुंचाओ। एक इन्होंने और मांग रखी कि साहब, शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो है पूरी की पूरी परीक्षा और शिक्षा प्रणाली पारदर्शी नहीं है। इसमें कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर में क्वेश्चन गलत छप जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। मैं मतलब चाहे वो कोई सा बोर्ड हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, या किसी भी स्टेट की पीसीएस हो, जितने भी ये मतलब बोर्ड हैं जो पेपर करवाते हैं, पेपर आयोजित करते हैं, पेपर बनवाते हैं, कितने बड़े शर्म की बात है कि इनमें मतलब इन लोगों से 150% सही तैयार नहीं हो सकते। चाहे वो मैं इस मतलब पर्टिकुलर एक स्थान के एक जगह विशेष की या किसी समय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। 2004, 5, 6, 7 से लेकर और 2026 तक ये बराबर होते आ रहा है कि जब 150 प्रश्नों का एक पेपर बनता है, उस एक 150 प्रश्न के पेपर में 10-10, 15-15 प्रश्न जो है वो गलत डाल दिए जाते हैं।
अरे भाई, जब लाखों रुपए लेकर और सरकारी नौकरी पर जो बैठे हैं वो पेपर में मतलब 10% सही नहीं बना सकते, कितना बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, कितने दुर्भाग्य की बात है। और फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, अगर उन पेपर में आए हुए गलत प्रश्न को आपको प्रूफ करना है कि ये प्रश्न गलत है, तो आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी उस बोर्ड को, तब जाकर वो आपकी उस परिवेदना को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। प्लीज इसको तो कम से कम बंद कर दो यार। मतलब सबसे पहली बात तो प्रश्न गलत ही नहीं होने चाहिए। अरे 150 प्रश्न बना रहे हो भाई आप, कौन सा आप यार 1000 2000 10 20 हजार प्रश्न बना रहे हो, 150 प्रश्न बना रहे हो। 150 प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न 20 प्रश्न। और एक एग्जाम तो हमने ऐसे देखी थी जिसमें 28 प्रश्न, राजस्थान में एक एग्जाम होता है जिसमें 28 प्रश्न गलत थे 150 में से। मैंने कहा प्रभु, इस चीज को लेकर मतलब पारदर्शिता बरती जाए। और एक मुद्दा था इनको कि छात्रों के लिए आर्थिक राहत पैकेज, मतलब पेपर लीक जो हुआ है, परीक्षाएं टलती है, जो स्थगित होती है, अगर ऐसा कोई कार्य होता है तो जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उनको 10,000 रुपए का क्या दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। कभी कभार क्या होती है कि पेपर जो है उसका जो भी वैकेंसी निकली उसका फॉर्म तो भरवा लिया जाता है, पर उसकी परीक्षा नहीं होती है, लगातार गोली पे गोली दी जाती है सरकारें, है ना, जो भी बोर्ड है वो। ये भी कितना गलत है। आप समझिएगा, एक युवा को क्यों न मतलब हर साल प्रत्येक जो राज्य सरकारें हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं अपने अपने बोर्ड्स को यह आदेश दें कि साहब आप एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दो ना यार, हर वर्ष का एक एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाए यूपीएससी की बातें। अगर आईएएस में यूपीएससी जैसा करती है वैसा कार्य हो जाए कि हर एग्जाम का जिस दिन फॉर्म भरवाया जाए ना उस दिन ये फिक्स हो जाए कि साहब इसका एग्जाम तो कब लगेगा, इसकी आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। अगर ये सारी चीजें डिसाइड हो जाए तो मैं कह रहा हूं बहुत कुछ ठीक हो जाए यार। साथियों, ये मुद्दे रखे सीजेपी पार्टी ने, और इन मुद्दों के बाद में होता क्या है, शाम हो जाती है, और शाम होते होते जो है वो धीरे धीरे वापस से जो सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ में जुड़े हुए लोग थे वो वापस जंतर मंतर की ओर कूच करना प्रारंभ करते हैं, वापस जंतर मंतर की ओर आ जाते हैं। जो ही वो जंतर मंतर पे आते हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि अब पूरे दिन के घटनाक्रम को देखकर बहुत सारी ऐसी पार्टियां जिन्होंने जीवन में छात्रों की मांग नहीं उठाई, छात्रों के मुद्दे नहीं उठाए, वो पार्टियां भी धीरे धीरे वहां पर आना शुरू करती है। और साथियों, देखते ही देखते बहुत सारी पार्टियों का जो ही समर्थन वहां पर मिलता है, बड़े बड़े जो चेहरे थे, चाहे वो उद्धव ठाकरे देख लीजिए, चाहे वो एनसीपी के शरद पवार जी देख लीजिए, ये सब लोग वहां पर देखने को मिलते हैं। तो सीजेपी के जो प्रोटेस्टिस्ट हैं उनका हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो वापस से जंतर मंतर पर धरना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि उससे पहले वहां पर जंतर मंतर के जितने भी धरना स्थल था उसको तहस नहस कर दिया गया था, परंतु उनके हौसले वापस बुलंद होते हैं और वो वापस से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं वहीं जंतर मंतर पर। साथियों, इनके इस प्रोटेस्ट को देखकर और 20 तारीख को जो ये घटना घटित हुई, इस घटना को देखकर सरकारों को धीरे धीरे ये बात तो पता लगी कि साहब ये मुद्दा बहुत भयंकर है, अब ये युवा जाग चुका है, अब कुछ ना कुछ करना जरूरी है। साथियों, इसके तत्पश्चात कल की मैं बात करूं तो कल जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी। जेपी नड्डा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नपीतुली भाषा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक चैनल पर जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सदन में बहस करने के लिए तैयार है, और ये बहस काहे के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर। यस, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। ये जितना सब कुछ किया जा रहा है ना इन पार्टीज के द्वारा, इस सब कुछ करने की बजाय मैं कहता हूं यार संसद में बहस करो ना। अरे कोई तो ऐसा उपाय मिलेगा कि पेपर लीक ना हो, कोई तो ऐसा मुद्दा मिलेगा, कोई तो ऐसा उपाय मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा यार। मतलब देखो, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अपना अगर मान लीजिए कोई रेलवे कोई भर्ती करवा रहा है, एसएससी कोई भर्ती करवा रहा है, तो आप उसमें समझिएगा 40 से 50 लाख बच्चे शामिल होते हैं ओवरऑल इंडिया से। तो 50 लाख बच्चों के बीच में पेपर को प्राइवेट बना के रखना, वो पेपर लीक ना हो, ये बड़ा चैलेंज है वैसे। क्योंकि पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है कि 2026 में पहली बार नहीं हुआ भाई, 2007 से पेपर लीक हो रहे हैं। 2007 में हुआ, 9 में हुआ, 10 में हुआ, 12 में हुआ, 14 में हुए, और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक कोई बहुत नया मुद्दा नहीं है, मुद्दा पुराना है, परंतु आज तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई ना। पहली बार हो रहा है कि चर्चा हुई और सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में लगभग सरकार का जो सकारात्मक रुख लोगों के सामने आया कि हाँ, अब सरकार बात करने के लिए तैयार है, अब बात होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वास्तव में संसद में बहस होनी चाहिए,
क्योंकि संसद में जितने सदस्य बैठे हैं ना, वो कोई सादा सदस्य नहीं है यार। अपने अपने जीवन में बहुत बड़ा एक ओहदा लेकर बैठे हैं, बहुत ज्ञान लेकर बैठे हैं। उन लोगों में कम से कम इतना तो होगा कि यस, सरकार में हम लोग इस प्रकार की एडवाइजरी कुछ दें, कुछ सलाह दें, मिलजुल कर कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस पेपर लीक के जो ये चल रहा है इसको कम से कम बंद कर दिया जाए, ताकि युवा जो है उनके सपने नहीं टूटे। और साथियों, आज बहुत बड़ी खबर देश के लिए आई। आखिरी पड़ाव में मैं चलता हूं इस घटना के। बहुत बड़ी खबर आई क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 1 माह पश्चात एक ट्वीट आया आज, और इस ट्वीट को मैं एक बार पढ़ देता हूं। इन्होंने ट्वीट में कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। मतलब इन्होंने अपने ट्वीट की जो मुख्य बात बताई वो बताई कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जिससे फास्ट कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो हम लोग अलग से स्थापित करेंगे। केवल और केवल वो वहां पर पेपर लीक की सुनवाई होगी, और वो सुनवाई लगभग जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। परंतु साथियों, ये ट्वीट तो खैर बहुत अच्छी चीज है कि नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की सुनी और आखिर में बच्चों के लिए उन्होंने सोचकर और ये ट्वीट किया। परंतु केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुद्दे को ले जाने से, हल करने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, जब तक ये पेपर लीक बंद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने से क्या उन सपनों को वापस लौटाया जा सकता है जो सपने अपना दम तोड़ चुके हैं। साथियों, अपनी जो राय है वो राय कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा कि मैंने ये पूरा मुद्दा आपके सामने रखा है कि क्या ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसे सजेशंस हैं जिनको हम सरकार तक रख पाएं। हम लोग सरकार तक ये बात मेल्स के माध्यम से पहुंचाएं, पत्रों के माध्यम से पहुंचाएं, पोस्ट कार्ड हम लोग लिखें। मैं तो ये कहता हूं हर राज्य से, हर जिले से कुछ पोस्ट कार्ड जाने चाहिए प्रधानमंत्री आवास पे, प्रधानमंत्री कार्यालय में, संसद में, कि साहब इस पेपर लीक को रोकना कैसे है, इसकी क्या प्लानिंग हो, और इस पेपर लीक ना हो इसके लिए हमारी क्या योजना होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। धन्यवाद। जय श्री राम।